हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करने की एक नई मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मेथड है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है और इसे समझेंगे बहुत ईजी तरीके से अपनी एक एग्जाम्पल द्वारा, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर होती कैसे इसे यूज करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, वो भी टू वेरिएबल वाली। तो हम मान लेते हैं सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये है। एंड सेकेंड मेरे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस पे मैंने अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड से आपको मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x अपॉन, देन यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन। ओके, इतना लिखने के बाद x के अपॉन में इनके सभी के बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा, इधर भी। ओके, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब x अपॉन हम बात करेंगे तो उस टाइम पर जो भी यहाँ पर x वाला हमारे पास टर्म होगा, मीन्स ये हमारे पास x वाला टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में और ये भी हमारे पास x वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इंक्लूड नहीं करना है। इसे इंक्लूड नहीं करना है, इट मीन्स हमारे पास केवल ये वाली वैल्यू बचेंगी। इसके थोड़ा सा देर के लिए बंद कर लेंगे। तो बंद करने के बाद देखेंगे कि x अपॉन हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ पर आ जाएगी b1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b1 और इक्वल के नीचे लिख लीजिए c1। देखिए b1 एंड c1। और वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा b2 एंड c2। इस तरीके से इसे करना है। ये x अपॉन में हमने वैल्यू लिख ली है, x अपॉन में ऐसे वैल्यू लिखेंगे। अब ऐसे ही जब मैं y की बात करूँगा तो उस टाइम पर y वाले पोर्शन को बंद कर लेंगे, इस वाले पोर्शन को हमने इंक्लूड नहीं करना है। जब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे इट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि c1 अपॉन c2। देखिए c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर ये ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के लिए कॉमन होगा, x वाले के लिए भी y वाले के लिए भी कॉमन होगा। तो ये वाला पोर्शन तो यहीं पर रहेगा, c1 अपॉन c2 आ रहा है। और कौन सा पोर्शन बचा हमारे पास, a1 अपॉन a2 बचा। तो a1 अपॉन a2 को भी आप इसके अपॉन में लिख लीजिए, a1 इक्वल वाले के नीचे लिख लीजिए a1 अपॉन a2। इक्वल वाले के नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बाद वाली वैल्यू आएगी वो इस वाले के लिए, जैसे यहाँ ये बाद वाली वैल्यू थी तो ये y वाले के लिए क्या काम कर रहा था, फर्स्ट का काम कर रहा था। वैसे ही y की जो बाद वाली वैल्यू थी वो 1 के लिए फर्स्ट वाला काम करेगा। तो अब 1 है, 1 मीन्स क्या होता है, जो हमारा कौन सी वैल्यू होती है जिसमें हम कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू में c1 अपॉन c2 आ जाएगा। तो ये बंद करना पड़ेगा इस टाइम पे। इसे बंद करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू कौन सी बचेगी, a1 अपॉन a2 तो पहले से लिखा हुआ है। अब बचा क्या हमारे पास, b1 अपॉन b2 बच गया। इसे आप कहीं पर भी लिख लीजिए b1 अपॉन b2। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए कि कैसे इसको x अपॉन में लेना है, कैसे y अपॉन में लेना है एंड कैसे 1 के अपॉन में लेना है। इतना लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको जैसा कि इसका नाम है, नाम से पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इधर, और फिर उसके बाद फर्स्ट में ये होगा, सेकेंड टाइम आप इसको करेंगे यूँ मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको एक एरो से बता देता हूँ, सेकेंड टाइम में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टाइम में ये मल्टीप्लाई होगा एंड सेकेंड टाइम में ये 2 लाइन से बनाता हूँ सेकेंड टाइम के लिए। फिर ये फर्स्ट टाइम इससे मल्टीप्लाई ये होगा, देन थर्ड टाइम में आपसे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ओके, अब करना क्या है, देखिए इसे मैं लिखूँगा x अपॉन, जब मैंने b1 को c2 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, b1 c2 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाएंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा b2 c1। इसको सेकेंड टाइम में किससे मल्टीप्लाई करना है, इस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा b2 c1। तो ये x की अपॉन वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए भी ऐसा ही करना है। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस पहले ये वाला इसे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा c1 a2 और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन लगाना है सब में। देन c2 a1, ये हो जाएगा c2 a1 इस तरीके से। देन लास्ट जो हमारी 1 वाली वैल्यू है,
A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस सेकेंड टाइम में A2 मल्टीप्लाई B1। तो इस तरीके से सारी वैल्यू हमारे पास आएंगी। इसके बाद जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी x और y की, तो इसमें क्या करेंगे, इस x वाली वैल्यू को 1 से कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड जब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो y वाली वैल्यू को क्या करेंगे, 1 वाले से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सारी वैल्यू इक्वल हैं। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी हमारी इजीली क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस मेथड का यूज करना है। आइए समझते हैं इसे NCERT के एग्जाम्पल द्वारा, जिससे आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, NCERT एग्जाम्पल में जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर में एक बस स्टैंड है, इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर। 2 टिकट लिए हैं कहाँ के, मल्लेश्वरम के, एंड 3 टिकट्स लिए हैं कहाँ के, यशवंतपुर के। द टोटल कॉस्ट इज 46। उनका जो टोटल पेमेंट किया है वो क्या है, 46 रुपीज़ किया हुआ है। बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम के अगर 3 ले लें एंड 5 टिकट ले लें हम कहाँ के, यशवंतपुर के, देन द कॉस्ट इज़ 74 रुपीज़। ओके, फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड द यशवंतपुर। अब ये आपसे कह रहा है कि मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का आपको बताना है कि क्या उसका फेयर है, कहाँ से, बस स्टैंड से। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी। इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है वो वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। तो हमें क्या करना है, वो फेयर कैलकुलेट करना है मल्लेश्वरम का एंड यशवंतपुर का। कहाँ से, फ्रॉम बस स्टैंड। तो हम लिखेंगे फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम BX एंड यशवंतपुर BY। यशवंतपुर का हमने ले लिया है कि फेयर कितना है, Y, एंड मल्लेश्वरम का हमने फेयर ले लिया है कि कितना है, X है। तो केस फर्स्ट कहता है कि अगर वहाँ से X रुपीज़ मल्लेश्वरम का है तो 2 टिकट अगर मल्लेश्वरम के लूँ, इट मीन्स कितना हो गया कॉस्ट, 2X, एंड Y अगर हमारे पास यशवंतपुर का फेयर है तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा, 3Y, और टोटल कितना पेमेंट किया, 46। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, मीन्स 2X + 3Y = 46। लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में से लेके आना पड़ेगा। इसे इधर लेके आएंगे तो -46 = 0। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सारी वैल्यू आपको क्या करनी होंगी, इक्वल के एक साइड पर लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बस C1 का काम करेगा। ओके, केस 2 पर हमको देखना है। केस 2 पर क्या कहा, केस 2 है कि 3 टिकट्स ऑफ मल्लेश्वरम मीन्स 3X एंड 5 टिकट्स ऑफ यशवंतपुर 5Y, और टोटल पेमेंट कितना किया, 74। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस यहाँ पर दोनों केस के लिए बना लिए हैं। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पर ये X और Y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यूज करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया X अपॉन इक्वल टू Y अपॉन इक्वल टू 1 ओके। अब कैसे करते हैं, X वाले के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक इक्वेशन मेरे पास है। इस X वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे। देन मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मेरे पास आएगी 3, एंड यहाँ पर लिखूँगा 3 इक्वल के नीचे कौन सी आ जाएगी, 46 और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 5 एंड -74 आ जाएगी, 5 एंड -74। तो X वाली वैल्यू को हमने बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, 3 -46 5 एंड -74। अब Y वाले पोर्शन के लिए Y वाले पोर्शन को बंद करेंगे, इसे और इसे बंद करा जाएगा। तो ये वैल्यू तो मेरे पास पहले से आ गई है, -46 -74। बचा कौन मेरे पास, 2 एंड 3। तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 और यहाँ लिख दूंगा 3। ओके, फॉर Y जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है -46 -74 2 एंड 3 आ गई है हमारे पास। यहाँ कौन सी Y वाली वैल्यू कौन सी बची है, 3 एंड 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, कैसे करा जाएगा, इसे लिखा जाएगा x अपॉन तो ये पहले मल्टीप्लाई ये होगा 3 मल्टीप्लाई -74 मीन्स 3 मल्टीप्लाई -74। देन माइनस का साइन मैंने आपको बताया था, माइनस लगाएंगे एंड 5 मल्टीप्लाई -46 इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे y के अपॉन में लिखेंगे y अपॉन y के लिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये, देन उसके बाद माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -46 मल्टीप्लाई 3
-74 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। देन हम आप नंबर आता है हमारे पास 1 का, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई ये होगा 2 × 5 इज 10, -3 × 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। इतना करने के बाद आप इसका कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आने वाला है x अपॉन इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 × -74, 3 × -74 करके देख लेते हैं। इसका जो कैलकुलेशन आएगा -2 2 2, ओके, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 230, दिस इक्वल टू y अपॉन -46 × 3 इज -138, माइनस इज पॉजिटिव, 74 × 2 इज 148, देन 1/1। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट कर ली है। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई थी, उसे सॉल्व करने के बाद x/8 इक्वल टू y/10 इक्वल टू 1/1, ओके। यहाँ से अब हमें अगर x की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होती है तो इस x वाली वैल्यू को इस कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ हम इक्वल करके चलते हैं, इन्हें दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, x/8 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x × 1 इज x एंड 8 × 1 इज 8। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स जो मल्लेश्वरम का जो फेयर था वो कितना था, 8 रुपीज़ था। कितना था, 8 रुपीज़, ओके। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस y को किसके इक्वल लेके चलेंगे, 1/1 के इक्वल लेके चलेंगे। इसे भी कर लेते हैं, y/10 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y × 1 इज़ y एंड 10 × 1 इज़ 10। तो ये जो यशवंतपुर का जो हमारे पास जो फेयर है वो कितना आ गया, 10 रुपीज़ आ गया। तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ में कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखते हैं आपके एक्सरसाइज में जो काम आएगा एक उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें आपको मैं कुछ पुरानी वीडियो जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिवाइज करवाने वाला हूँ, जिसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो सबसे पहली जो मैंने आपको बताया था कि A1/A2 when A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, जब A1/A2 का मान B1/B2 को इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहते थे कि वहाँ पे जो सिस्टम होता था उसका क्या होता था, जो इक्वेशन होती थी उनका क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। कैसा सॉल्यूशन होता था, एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। और हम क्या कहते थे, सिस्टम क्या होता था, कंसिस्टेंट बोलते थे। और जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल होते थे तो वहाँ पर हम बोलते थे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो जब सॉल्यूशन होते हैं तो हमेशा सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। एंड थर्ड हमारे पास था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर नहीं होगा C1/C2 इक्वल, देन कहेंगे इसका इस जो भी इक्वेशंस होंगी उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इट मीन्स क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होंगी। आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अब आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है आपका, और ये आपका एक्सरसाइज में भी आने वाला है। इसी तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल में आपको जो है सारे बहुत इजीली आपको बता रहा हूँ पूरा डिफाइन करके। देखते हैं इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कहता है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस। इसमें क्या कह रहा है कि दो इक्वेशंस हमें गिवन हैं, इन इक्वेशंस में एक इक्वेशन में हमें एक कांस्टेंट यहाँ पर p दे दिया है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट हमें नहीं है गिवन। इस तरीके से इक्वेशन हमें दे दिया है इसने। अब ये कहता है कि इस p की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस होंगी इनकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये सबसे पहले ये सारी चीज़ें बता दी। यूनिक सॉल्यूशन अगर होंगे इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉर, ये कौन सी कंडीशन होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। तो ये कंडीशन इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दी है। आप करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इन इक्वेशन से क्या करते हैं, A1, B1 और C1 सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें हम A1x प्लस B1y प्लस C1 के साथ अगर कंपेयर इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हम देखेंगे कि जो A1 की वैल्यू मेरे पास आती है 4 आएगी,
एंड B1 की वैल्यू मेरे पास P आने वाली है एंड C1 की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गई है 8 आ गई है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, अब मैं देखता हूँ सेकंड इक्वेशन में जो है 2x + 2y + 2 = 0, यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं हम a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ से जो a2 की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ a2 इज़ 2, b2 = 2 एंड c2 = 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है, a2, b2 और c2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब कंडीशन में जो क्या गिवन है कि सॉल्यूशन कैसे है, उसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो ये वाली जब कंडीशन में अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a1/a2 मीन्स 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो b1/b2 मेरे पास आती है वैल्यू p/2। ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया p1/। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास एक कंडीशन आती है 4 इज़ नॉट इक्वल टू p। अब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि इस p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर्स में कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, बट क्या नहीं होगा, वो एक 4 को छोड़कर, एक 4 ही इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है और सारी इसकी वैल्यू हो सकती हैं। मीन्स हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर for all values of p other than 4, क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है, ये हमने इसमें प्रूव करके देख लिया है। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस will have a यूनिक सॉल्यूशन। तो एक p की वैल्यू को छोड़ने के बाद और सारी वैल्यू के लिए क्या होगा, एक p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू चाहे 3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का नेक्स्ट जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला, कोई भी कंडीशन आपको इसमें क्वेश्चन में दे सकता है। ओके, आपके पास ये इक्वेशन है kx + 3y - k - 3 = 0 एंड 12x + ky - k = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व पहले से करके रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास, इसकी कंपेयर करेंगे इसके साथ a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, k। तो इट मीन्स a1 की वैल्यू जाएगी k। ओके, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, b1। तो b1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 एंड c1 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, c1, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, -k - 3। तो c1 की वैल्यू जाएगी -k - 3, ये c1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अब हम देखते हैं जब इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करके देखते हैं। तो a2 की वैल्यू, a2 यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या है, 12। तो ये 12 हो जाएगी a2 की वैल्यू। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y = क्या है, b2 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, k। तो b2 की वैल्यू हो जाएगी k एंड यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, c2 की वैल्यू हो जाएगी -k। तो यहाँ पर ये a1, ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब जो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन ये होती है जो मैंने आपको पीछे वाले इसमें वीडियो में बताया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सारी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते हैं, तब देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करके देखते हैं। a1/a2, a1 की वैल्यू हमारे पास है k और a2 की वैल्यू आ गई 12। ओके, b1/b2, b1 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड b2 की वैल्यू हमारे पास है k = c1 - k - 3 एंड -k। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है और यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप देखते हैं इसको कंपेयर करके एक दूसरे के साथ, इसको पहले इसके साथ इक्वल करके देखते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ इक्वल करके देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, k/12 = 3/k एंड यहाँ पर आ गया k × k हो जाएगा k² एंड 12 × 3 = 36। तो यहाँ पर k²
इक्वल टू 36 आ गया। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ के मीन्स क्या होगा, दोनों ओर हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36, देन के स्क्वायर की और स्क्वायर रूट हो जाएगा के एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी +-6। तो एक तो हमारे पास के की वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली, और एक दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ से इनको भी कंपेयर करके देख लेते हैं क्या आती है के की वैल्यू। तो 3/k इक्वल टू k - 3/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3k इक्वल टू k × k इज के स्क्वायर -3k। ओके, यहाँ से k कांस्टेंट ले लेते हैं। k कांस्टेंट लेने के बाद हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 3 इक्वल टू 3k इक्वल टू k कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k - 3, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा एंड k की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो यहाँ से k कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 इक्वल टू k - 3, एंड अगर k की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये 3 इधर जाएगा, तो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k इक्वल टू 6। तो यहाँ से भी हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और यहाँ से k की वैल्यू आती है +-6, तो k की वैल्यू +-6 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने ये सारे एग्जाम्पल बहुत ईजी तरीके से समझ लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत इजीली और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझ लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 जो आपकी बेस्ड होगी पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।